हमने अभी तक कर लिया है, मुझे लगता है हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सिवाय एथिक्स के। तो एथिक्स नहीं किया मैंने, वो जान के छोड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि चलो एथिक्स पे कभी हम एक सेशन रख लेंगे, लेकिन एथिक्स इतना मुश्किल नहीं है। एथिक्स के क्वेश्चन है ना वो इतने मुश्किल नहीं है, वो पास करना थोड़ा आसान है, इसमें नंबर लेना आसान है, इसलिए मैंने छोड़ा था। जो मेन एरिया है ना वो रिस्क का क्वेश्चन है, वहाँ पे मसला आता है। वो आपको ऑडिट प्रोसीजर जहाँ पे अप्लाई करने हैं वहाँ पे मसला आता है। ऑडिट सैम्पलिंग, हाँ थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था हमने, बाकी तो थ्योरी वाली बातें हैं उसमें ज़्यादा। सैम्पलिंग के अंदर आप लोग, मैंने सिर्फ एक ना फ़्लो और पास्ट पेपर्स वो साथ करवाए हैं आप लोगों को जान के, ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सारी चीज़ों का आइडिया आ जाए कि चीज़ें चैप्टर लिंक कैसे हैं आपस में। कल हमने जो आप लोग देखोगे अभी वो आया नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर, बाकी तो सारे आ गए हैं मेरे ख्याल से, 2 नहीं है। तो वो है जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वो मैंने कल बताया था कि जब भी आप कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करे हो ना, मतलब परचेज का सिस्टम है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, और परचेज के टेस्ट ऑफ कंट्रोल है सामने ही, अगला चैप्टर खोल के उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर सामने रख ले तो बड़ा आसानी होती है याद रखने में उसको। और इसी तरह आपके फिर ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन हैं, वो उसमें नंबर लेने मुश्किल होते हैं, लेकिन वो हमने आपको बता देखना। जो मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था ना कि किस तरह लेके चलना है रिपोर्ट क्वेश्चन, आज सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वो हमारे इसमें नंबर पूरे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक ये अटैम्प्ट का पेपर हम कर लेते हैं, और एक इससे पिछली अटैम्प्ट का कर लेंगे। ये है जी स्प्रिंग 2021, और इससे पीछे ऑटम 2020 उसका क्वेश्चन कर लेंगे। तो फिर हमारे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम एथिक्स के ऊपर एक सेशन रख लेंगे। और मज़ीद आप लोग जब अपने कोई क्वेश्चंस इकट्ठे कर लेंगे ना कि ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है, तो फिर हो सकता है हम उस पर भी एक सेशन रखें। सही है, हाँ वीकेंड पे भी रख लेंगे सेशन। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का ना, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। पिछला कल भी हमने जो डिस्कस किया उसमें भी क्वेश्चन आया, इस अटैम्प्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है रिसीवेबल्स की कन्फर्मेशन का। तो इसको ध्यान से तैयार करो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, इसको हम पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ NKL लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 28 February 2021. The audit team has prepared the following summary of debtor balances for your review. तो वो कहता है समरी ऑफ डेटर बैलेंसेस और कंफर्म्ड अमाउंट्स 31 जनवरी को ये हैं। 31 जनवरी को क्यों दिया? नहीं, आप लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑडिट में पढ़े होंगे, एक होता है इंटरम ऑडिट और एक होता है फाइनल ऑडिट। आप इस टाइम के ऊपर ना, जब आपके पास हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में बड़ा कम टाइम हो, 120 दिन में काम करना होता है, ख़त्म हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो आप क्लोज कर सको। इंटरम का मतलब होता है कि आप ईयर एंड से 1 महीना पहले, या उसको कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हो, 1 महीना पहले आप सारे के सारे कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई कर लेते हो। सब ऑडिट प्रोसीजर में से एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कन्फर्मेशंस भेज देते हो सबको, ठीक है, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर लेते हो, और जो TOCs हैं वो भी परफॉर्म कर लेते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो काफ़ी हद तक काम आप इंटरम स्टेज पे कर लेते हो, ऑडिट के ईयर एंड होने से भी 1 महीना पहले, ठीक है। फिर जो चेंजेस होती हैं ना इसमें, उसको यहाँ पे देख लेते हो कि मज़ीद क्या चेंजेस हैं, उसको कहते हैं फाइनल ऑडिट। तो मतलब जो ईयर एंड के क्लोज होने के बाद जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है ना, ये 11 महीने का ट्रायल बैलेंस होगा अगर आपने 11 महीने का ट्रायल बैलेंस होगा अगर आपने 1 महीना पहले ऑडिट स्टार्ट कर दिया तो, और ये पूरे साल का होगा तो 1 महीने की चेंजेस आप जो भी होंगी वो अपडेट कर लोगे। मेजर काम तो आपने कर लिया होगा, सिस्टम को भी समझ लिया होगा, रिस्क भी असेस कर लिए होंगे, और आपने कंफर्मेशन भी सारी भेज दी होंगी, ठीक है। तो ये बात है, उसने कंफर्मेशन भेज दी 31 जनवरी को ही, 31 जनवरी 2021 को, और ईयर एंड आई 28 फरवरी, यानी कि 1 महीना पहले उसने कंफर्मेशन भेज दी हैं सारी। और उनके लिए कौन कौन सी असर्शंस उसने वेरीफाई किए हैं, वह कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो रिसीवेबल्स के लिए असर्शंस होती कौन कौन सी हैं? ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का होता है रिसीवेबल में? एग्जिस्टेंस का। और जो हाँ सब असर्शन होती हैं बैलेंस शीट एरियाज़ के लिए, सारी असर्शन हैं, लेकिन हर एक हेड के लिए कुछ असर्शन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे रिसीवेबल्स हैं, इसमें ओवर स्टेटमेंट का चांस होता है कि ये ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और वैल्यूएशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी भी कंप्लीटनेस पे असर्शंस वेरीफाई करनी है, बाकी भी करनी है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
इसी तरह आपके पेबल्स हैं, पेबल्स में अंडर स्टेटमेंट का चांस होता है कि आप हो सकता है आपने ज़्यादा पे करने हो, आपने दिखाए कम हो, क्योंकि आपने शेयर होल्डर को दिखाना है कि हमारी कंपनी बड़ी अच्छी जा रही है, तो उसके लिए हो सकता है आप कम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो कुछ चीज़ों में रिस्क जो है ना वो असर्शन वाइज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो डेटर को बैलेंस भेजे हमने। अच्छा, इंटरम की बात तो समझ आ गई हमें, मंथ वाली बात पे कोई कन्फ्यूजन नहीं कि इस डेट पे हम कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे आके उसमें से जो थोड़ी सी चेंजेस आई हैं वो अपडेट कर लेते हैं। सही है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि आप बताओ कि जो हमने काम किया है रिक्वायरमेंट में, क्या वो ठीक किया है ऑडिट टीम ने परफॉर्म। उसने 31 जनवरी को इंटरम बैलेंसेस को ऑडिट कर लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अप्रोप्रिएटनेस से मतलब ये है कि आपने सही बातें भी बतानी है, गलत भी बतानी है। सही है। तो अप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये है कि आप उसने इंटरम लेवल पे टेस्टिंग कर ली है, आप थोड़ी सी उस बारे में भी बताओगे कि जनाब इंटरम डेट के ऊपर ऑडिट करना ठीक होता है और कंफर्मेशन आपने भेज दी है तो कोई बात नहीं। हो सकता है रिसीवेबल का बैलेंस 1 महीना पहले 11 महीने फॉर एग्जांपल आप कि 31 जनवरी है ना एक डेट जिस पे उसने कंफर्मेशन भेजी है, और 28 फरवरी क्या है, ईयर एंड है। हो सकता है कि रिसीवेबल का बैलेंस 1000 रुपया हो, यहाँ पे 1020 हो जाए, है ना। हो सकता है ना 1 महीने में चेंज आ जाए बैलेंस के अंदर। आपने तो कंफर्मेशन ली हुई है इस डेट के ऊपर, फिर इसका क्या करोगे। हम जाके रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट में देख लेंगे या रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट के बजाय इसके लेजर्स में जाकर देख लेंगे कौन सा नया रिसीवेबल ऐड हुआ है, उसकी इनवॉइस चेक कर लेंगे, इतनी सी बात करेंगे। मेजर बैलेंस तो पता चल गया ना हमें, है ना। तो ये काम है जो वो कहता है, तो ये काम उसने ठीक किया है। तो हम उसको पहली बात कहेंगे आपने इंटरम डेट के ऊपर काम किया तो ये अप्रोप्रिएट है। और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन कहता है आप इस तरह करेंगे कि आप उसको बताएंगे कि इंटरम बैलेंसेज वर यूज टू सेंड द कंफर्मेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर आपने काम ठीक किया कि इंटरम के ऊपर कंफर्मेशन भेज दी, आपने उसको मजीद सजेस्ट क्या करना है, यू हैव टू चेक द अपडेट्स और बैलेंसेस बिटवीन 31 जनवरी एंड 28 फरवरी में जो चेंजेस आएंगे आपने उसको देखना है। और लिखना कैसे आपने इसको, सिंस द इंटरम बैलेंसेस वर यूज्ड फॉर सेंडिंग द कंफर्मेशन, ऑडिटर विल नीड टू चेक द चेंजेस इन द रिसीवेबल बैलेंस बिटवीन कंफर्मेशन डेट एंड ईयर एंड डेट। सही है। और उसमें अंदर आप चेक क्या करेंगे, वो कहता है इसमें जो पॉसिबल चीज़ें हैं ना वो यही हो सकती है कि कोई बैलेंस अपडेट हो गया हो या कोई चेकिंग एंट्रीज हों। हमारा काम क्या होगा, चेकिंग द एंट्रीज बिटवीन किस डेट पे, इंटरम डेट एंड रिपोर्टिंग डेट। वो चेकिंग एंट्रीज हो क्या सकती हैं, आपने पढ़ा है कि एक होती हैं रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर्स होते हैं ना, कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब रिसीवेबल के हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके इंटरम के ऊपर ये दो बैलेंसेस 100 रुपये का ये और 100 रुपये का ये मिल के एक 200 रुपये का रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो, है ना। और फिर 28 फरवरी को ये वाला भी 20 रुपये का रिसीवेबल ऐड होके अब 220 का आ रहा हो। तो इसी को ही कहते हैं कि चेकिंग द एंट्रीज, जो ये पोस्ट किया आपने, चेकिंग द एंट्रीज बिटवीन कंट्रोल अकाउंट एंड इसको कहते हैं सब्सिडरी लेजर या बुक्स ऑफ पेमेंट। तो आपका मेन काम क्या होगा, इसके दरमियान और इस डेट के दरमियान एंट्रीज को चेक करना जो मज़ीद ऐड हुई हैं 11 महीने के बाद, 11 महीने से ईयर एंड की डेट तक। तो आप उसको पहले अप्रिशिएट करोगे कि इंटरम बैलेंस की टेस्टिंग आपने ठीक किया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने रिसीवेबल बैलेंस में जो चेंज आया है इंटरम डेट और ये रिपोर्टिंग डेट, उसको आपने अपडेट कर लेना है। पहली आपने बात कर दी। दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा बीटा गैमा एंड स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंफर्मेशन भेजी। अल्फ़ा के ऊपर जनाब हमने भेजा उसको कि 8 लाख का बैलेंस है और कंफर्मेशन में उसने लिख के भेज दिया बिल्कुल 8 लाख का ही बैलेंस है। तो अब इसको स्पेसिफिकली मेंशन करके कहोगे देयर इज़ नो नीड टू परफॉर्म एनी फर्दर प्रोसीजर्स। इसका भी नंबर हो गया एक, इंटरम वाली बात कर दी, इसका भी नंबर हो गया। अच्छा आगे बीटा, बीटा का 9 लाख का बैलेंस बुक्स के मुताबिक आ रहा है और कंफर्म डेटर्स ने भी 9 लाख किया है। अब देखो कंफर्मेशन को क्या किया गया, रिटर्न कर दिया गया कोरियर के थ्रू, किसको, मैनेजमेंट को। ऐसी है ना,
और इनवैलिड एड्रेस के मुताबिक कन्फर्मेशन को फिर दोबारा क्लाइंट ने भेजा अपने राइडर के थ्रू, हम वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो रिप्लाई जो है उसके बाद रिप्लाई डायरेक्टली ऑडिटर के पास आया। तो हमने कहा यार आपके पास एक अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए जिससे पता चले कि कहीं अगर कोई चीज़ डिलीवर नहीं भी हुई तो वह डायरेक्टली ऑडिटर के पास आके उसको पता चले। मैनेजमेंट के पास चलेगी, हो सकता है उसने मैसेज करके दोबारा भेज दिया हो, सही है ना, या अब उसने खुद ही साइन करके दे दिया हो, हमें क्या पता, और या फिर उसके ऊपर स्टैम्प न लगाई हो उस वेंडर की या सप्लायर की जिसको भेजा। तो ये एक आप बात निकाल सकते हो इसमें से। आप कैसे लिखोगे इस बात को, हम ये लिखेंगे ऑडिटर शुड मेंटेन द कंट्रोल्स, किसके ऊपर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स के ऊपर कंट्रोल बनाने चाहिए उसको, और कंफर्मेशन को डायरेक्टली ऑडिटर को वापस मिलना चाहिए था, ठीक है। कंफर्मेशन बीइंग सेंट डायरेक्टली वाज रिटर्न्ड बाय द कोरियर ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनवैलिड एड्रेस एंड दैट रीसेंडिंग बाय क्लाइंट टू द सप्लायर मे कास्ट डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, सही है, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स भी कह सकते हो। और द ऑडिटर शुड ऑल्सो परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर। तो कहते हैं कि जनाब अगर आपको इतनी बात अगर आपको चुभ रही है तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई कर लें। हमने सजेशन ही देना ना कि यार ये गलती हुई है, अच्छा इसमें हमें डाउट है, तो याद नहीं आपको वो जो आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन कि यार जब भी कंफर्मेशंस को रिफ्यूज़ करेंगे तो रिलायबिलिटी चेक करेंगे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ये बात हमेशा याद रखें। तो आप क्या फर्दर प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं भाई, सब्सिक्वेंटली देख लेंगे कि वो बैलेंस जो है रिसीवेबल का बैंक्स में रिसीव हो गया, उनके बैंक स्टेटमेंट चेक करके, अगर वहाँ से भी नहीं पता चलता तो सेल इनवॉइस से चेक कर लेंगे, उसका डिलीवरी ऑर्डर, वो सारी चीज़ें कि भाई यही अमाउंट है सेल की, रिसीवेबल बैलेंस यही बन रहा है। तो आप कमेंट करोगे, साथ बताओगे कि जनाब रिलायबिलिटी में हमें डाउट है, हम दूसरे प्रोसीजर भी अप्लाई कर लेंगे, सही हो गया। अच्छा आगे उसके बाद क्या हुआ, गैमा की तरफ से हमें रिप्लाई नहीं मिला क्योंकि वो गॉन इनटू लिक्विडेशन। तो आपने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिफ्यूज़ल हो जाए या रिस्पॉन्स ना आए तो दूसरे प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। अगर वो लिमिटेशन ऑन स्कोप की वजह से हो तो बात चली जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जेन्युइन रीज़न है कि वो मैंने कंपनी बंद कर दी है, तो फिर आप क्या करेंगे। हाँ जी, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूछेंगे उस लिक्विडेटर से। आपको पता है कंपनी लॉ में लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है जब कंपनी वाइंड हो, तो उस लिक्विडेटर से पूछेंगे कि जनाब सारे लोगों के आप कंपनी बंद करके एसेट सेल करके पैसे दे रहे हो, तो हमारा भी कोई बैलेंस है, हमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑडिटर जाके इंक्वायर कर लेगा, सही है, ये बात इंक्वायर हो जाएगी। फिर हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। ये बात हम चेक करने से पहले मैनेजमेंट से कहेंगे आपकी कोई पहले डिस्कशन चल रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है उस लिक्विडेटर के साथ, अगर चल रही है तो हमें वही दिखा दें, हम उसी को रीड कर लेते हैं। और तीसरी बात बाई वाली कि जनाब अब तो ये लग रहा है कि ये दोनों सिचुएशन में अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो डेट माइट बी इररिकवरेबल, या क्या होगा, बैड डेट हो सकता है। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको राइट ऑफ कर दें। तो ये आपने ऑडिट टीम को कहना है कि ये भी वर्क परफॉर्म करें, जो आपने किए हैं इसमें ये ऐड कर लें। अब स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में वो कहता है कि जनाब सबके बैलेंस 30,000 से नीचे हैं, इसलिए मैंने उनको कंफर्मेशन भेजी नहीं, सैंपल लगाना चाहिए था, लेकिन उस सैंपल के अंदर हो सकता है ना जी कि स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट खोल के 6 लाख रुपया उसके अंदर ही डाल दिया हो और 30,000 की छोटी छोटी ट्रांजैक्शन उसके साथ आ रही हो, तो इमटेरियल कहना ठीक है। क्यों, हाँ एग्रीगेट होकर भी हो सकती हैं। फिर तो देखो आपने एक बात और भी तो पढ़ी है कि जब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बहुत कम हो, लो एक्सेप्शन रेट हो, और हाँ नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दो, कंफर्मेशन भेज दो। आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये चीज़ इमटेरियल है बैलेंसेस के अंदर और टोटल बैलेंस का ये बहुत थोड़ी अमाउंट बन रही है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की लिस्ट में ऐड करें, ठीक है, ये भी कह सकते हो। और दूसरी 2-3 क्लूज मिले आपको तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हो। दोनों चीज़ें आप लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा।
सैम्पलिंग करेंगे, इसको सैंपल में शामिल करेंगे। आप इस 6 लाख को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। आप इस 6 लाख, अगर आपका आता है कि जनाब ये 6 लाख को टेस्ट करना है, तो फिर 30-30 हज़ार की ट्रांजैक्शनें सारी रेलिवेंट हो जाएंगी, सही है ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि यार ये 6 लाख जो है ये तो हमारा तो डेटर का बैलेंस है जी करोड़ों में, ये 6 लाख हम इग्नोर कर देते हैं, हो सकता है आप इग्नोर भी कर सकते हो इसको, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप लिख दो कि आपको भी मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलें जी आगे। और अब एक और बात भी रह गई है, आपने असर्शंस के बारे में नहीं बताना उसको, ये जो मैंने बताया कि जनाब आपने कट ऑफ कंप्लीटनेस चेक कर लिया, मेन असर्शन जो रिसीवेबल की है ना, कुछ असर्शन आपने मिस किए हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस से ज़्यादा एग्जिस्टेंस, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉर्मली रिसीवेबल में ओवर स्टेटमेंट का चांस होता है, तो ये 3 असर्शंस तो लाजमी टेस्ट करनी है, ये बात भी लिख दोगे तो आपके पूरे 10 नंबर आ जाएंगे। सही हो गया जी। अच्छा मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल नॉलेज बेस हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप एक और आज टिप देने लगा हूँ आपको ऑडिट के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे करना है, एग्जामिनर कमेंट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आप जब एक पेपर पढ़ो तो उससे बहुत सही पास्ट पेपर से प्यार करो। मतलब कैसे कि इस पास्ट पेपर को आप देखो कि यार ये क्वेश्चन है, ये बुक में कहाँ गिवन है, ढूंढो। शुरू में मुश्किल होगी, मैंने भी देखा है, मैंने ढूंढा, मैंने पेज नंबर लिख लिया आप लोगों को बताने के लिए। तो आप कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ढूंढो जाके कि यार इसका आंसर इसने लिखा, वो पेट आंसर बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये बात तो श्योर है नॉलेज बेस का। तो आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का आ सकता है। इसके करीब करीब बाकी जो 2-3 बातें लिखी हुई हैं उस बुक में, उसने उस चैप्टर में, वो भी पढ़ लो कि यार इसमें से तो ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो आप लोगों को नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तैयार करने में आसानी होगी। और एक मैंने कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का बताया, वो मेजर चैप्टर्स हैं, ठीक है। और एक मैंने ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में आंसर करने का तरीका बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाए थे आपको, रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न। तो अच्छा अब आपको बताता हूँ क्वेश्चन 2A में वो कहता है कंपनी एक्ट्स की बातें हैं, पहला चैप्टर है, ठीक है। वो कहता है कि जनाब मैं शेयर होल्डर हूँ सलमान, इज़ द शेयर होल्डर ऑफ PL एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर। वो कहता है मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ, जो पुराना ऑडिटर है मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई नया ऑडिटर लाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि कंपनीज एक्ट में ऐसी कौन सी बात लिखी है जिस पे अमल करके ये काम कर सकता है वो। तो वो बात लिखी हुई है पेज 7 और 8 पे चैप्टर 1 में। उसमें उसने लिखा है कि जनाब अगर आपके पास 10%, आपके पास या 2-3-4 बंदे मिला के बाकियों के पास 10% शेयर होल्डिंग है, तो आप उस ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, नया ऑडिटर ला सकते हो। लेकिन आपने नोटिस भी सेंड करना है और 7 डेज़ का नोटिस भी देना है। लेकिन तीसरी बात क्या कहता है, वो कहता है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको आपने चांस भी देना है कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सके कि मुझे आपने क्यों रिमूव किया, मेरे रिमूवल की क्या बातें हैं, वो रिप्रेजेंटेशन अपनी दे, और 2 दिन पहले उसको भी आपने इन्फॉर्म करना है। तो ये बात लिखी हुई है पेज 7-8 के ऊपर, और एग्जैक्ट लिखी हुई है, और एग्जैक्ट ही सोल्यूशन में लिखी हुई है। तो अफाक एंड कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड, अब पार्ट बी पढ़ने लगा हूँ। अफाक एंड कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ EL इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अच्छा ये बात ना बड़ी दफ़ा टेस्ट होती है, और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है कि जनाब ये बताएं कि आप पहली दफ़ा ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं कंपनी में, पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया था, आप बताएं कि आप तो पहले साल का ऑडिट कर रहे हैं, आप पिछले वाले ओपनिंग बैलेंसेस या पिछले वाले ऑडिटर के काम को कैसे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में शायद ना मिले, हाँ पेज 36 पे है, और वो ICAP की बुक की बात कर रहा हूँ, 36 के 36 पे, और चैप्टर नंबर 3 है। उसमें उसने बताया है कि जनाब आपने जब ऑडिटर जो है आपका फ्रेश अपॉइंट हुआ, तो आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस देखने हैं, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंसेस से भी पहले आपने क्या करना है, राब्ता करना है पिछले ऑडिटर से, और उसके वर्किंग पेपर्स चेक करने हैं, उसने जो ऑडिट किया उसकी फ़ाइल उठा लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, और आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, मज़ीद प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो ये 2-3-4 बातें उसने लिखी हैं। तो ये भी आपका एग्जैक्ट नंबर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक। अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी ना किया हो तो ये देखो अभी तक 19 नंबर का पेपर बड़ा सिंपल है। आगे चलते हैं। अच्छा, योर फर्म इज़ द ऑडिटर ऑफ मैनरो लिमिटेड। ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर इशूड ऑन 28 फरवरी, हाउएवर आफ्टर रिसीविंग हाई कोर्ट जजमेंट आपने ये सोचा कि मुझे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज़ कर लेनी चाहिए,
कि जनाब एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई, ठीक है, और उसके अंदर कोई ऑर्डर ऐसा आया कि पता चला कि जनाब कोई केस हमारे अगेंस्ट आ गया, उसका जवाब वो प्रोविज़न में आपने प्रोविज़न रिकॉर्ड की हुई थी, अब पता चली कि नहीं यार ये लायबिलिटी आपने तो 100 के रिकॉर्ड किया, 1000 पे किया है, स्टेटमेंट आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, नई प्रोविज़न ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इसका क्या रिकॉर्ड करना है। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन वाले में लिखी हुई है बात कि सरकमस्टांसेस चेक करने हैं, ठीक है, मतलब आपको एग्जैक्ट बात बताई ना, तो ये आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो कि अब नई जजमेंट आ गई है, आपने नई प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वो कहते हैं कि जनाब आप ऐसे करें कि आप डॉक्यूमेंट करें कि नए सरकमस्टांसेस क्या हैं। डॉक्यूमेंट से मुराद है कि अपने पास लिखेंगे क्या, ऑडिट करते हुए हवा में तो ऑडिट नहीं करेंगे, अपने पास कुछ नोट्स भी तो बनाएंगे, वो नोट्स में लिखेंगे कि भाई नई जजमेंट के सरकमस्टांसेस क्या थे और कुछ नए प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट पे इस बात का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, ये भी आप देखेंगे, ये भी नोट करेंगे, रीज़न बताएंगे कि नहीं ये इतनी मटेरियल बात नहीं है कि इससे ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट पड़े। और व्हेन एंड बाय होम द रिजल्टिंग चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड एंड रिव्यूड, इसको मतलब कौन कर रहा है वो भी बात लिख लेंगे, मैं कर रहा हूँ या मेरा सीनियर कर रहा है, वो सारी बात आप लिख लोगे, तो बात को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करोगे। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले में आपको मिल जाएगा। वैसे ही बात के कोई नए इवेंट हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो तो क्या डॉक्यूमेंट करना, तो 3 नंबर पेज 72 पे है। तो देखें अभी आपको हर चीज़ मिल रही है बुक के अंदर से। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर का है, 13 नंबर का। और रिसीवेबल की कंफर्मेशन वाला भी मेरे नहीं ख्याल से वो सिनेरियो इतना डिफ़िकल्ट है कि आप उसमें आंसर ना कर सकें। तो 23 नंबर का पेपर अभी तक सिंपल है बहुत। अच्छा आगे आ जाते हैं, रिलेटेड पार्टी वाला, वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको एक ही बात बताई थी रिलेटेड पार्टी के बारे में कि आप अपने रिश्तेदार को जो मर्ज़ी बेचते रहो, जितनी मर्ज़ी डिस्काउंट पे चीज़ें बेचो, या बेशक फ्री दे दो या गिफ्ट्स दे दो, हमारे ऑडिटर को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते ना, फिर हमें एतराज़ है। फिर हम कहते हैं कि आपने फ्रॉड करने की कोशिश किया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया और अपने रिकॉर्ड्स में दिखाया ही नहीं। ये बात है, और ये बात ही हमेशा वो ट्रिगर करता है आपको। देखो क्वेश्चन 3 में वो कहता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ टीएल द ऑडिट सीनियर नोटिस दैट इन वन ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग अ बिजनेस अदर देन द टीएल वाज बीइंग रन। ठीक है, एक बिजनेस और भी रन हो रहा है। ऑन इंक्वायरी, पहले बात नहीं बताई थी, मैनेजमेंट ने हमें बात नहीं बताई। ऑन इंक्वायरी विद टीएल्स मैनेजमेंट हमें पता चला ये बात। इट वाज आइडेंटिफाइड दैट फ्लोर वाज गिवन टू द डॉटर ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है आपका, रिलेटेड पार्टी, उसकी बेटी को देना, आपस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई। फॉर 6 months फॉर रनिंग हर ऑनलाइन बिजनेस, और उससे रेंट ही चार्ज नहीं कर रहे हम। ठीक है, इट हैज़ बीन अ वैकेंट फ्लोर एंड कैरीज नो मार्जिनल कॉस्ट टू टीएल। तो वो कहता है कि अब देखो बात आपको समझ आ गई, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पहले पढ़ना है कि वो क्या चाहता है, कि इसका ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताएं, या इसके बारे में हमें काम क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर बताएं, या रिस्क असेसमेंट करें। तो अभी उसने पूछा है कि इस चीज़ को एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट करें तो हमें पता है एवेल्यूएट कैसे करेंगे कि जनाब हमारी नज़र में इस बात को डिस्क्लोज़ करना चाहिए एज़ पर IAS 24। ये आपकी वैल्यूएशन है। ठीक है, आप इस बात को समझा रहे हो उसको कि मुझे ये समझ आ रही है, इस बात को एवेल्यूएट करना कहते हैं। एंड डिस्कस द प्रोसीजर वो शुड बी परफॉर्म बाय ऑडिटर। अब ऑडिट प्रोसीजर बुक में दिया हुआ है रिलेटेड पार्टी का, पहले आप इसको एवेल्यूएट कराते हैं आपसे। एवेल्यूएट कैसे करेंगे, वो कहता है ट्रांजैक्शन विद द डॉटर ऑफ रिलेटेड पार्टी। मटीरियलिटी का जिक्र करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो आप उसको बताएंगे कि ट्रांजैक्शन विद डॉटर ऑफ डायरेक्टर इज़ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड मटेरियल बाय क्वालिटेटिवली मटेरियल। आप ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, उस एग्जामिनर को बड़ा सही लगेगा कि भाई बात तो ये मटेरियलिटी पे कर रहा है। फिर आप क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ट्रांजैक्शन जो आपने की है वो आर्म्स लेंथ पे नहीं की इस रिलेटेड पार्टी के साथ। रेंट, कोई रेंट चार्ज नहीं करे। ऐसा होता है कि किसी जगह का रेंट चार्ज ना हो। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है कि जनाब एग्जैक्टली जिस तरह मार्केट में बाकी लोगों के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप अपनी बेटी के साथ नहीं कर रहे। मार्केट में उसका रेंट है 60,000 रुपया, आप इसको फ्री में दे रहे हैं, तो ये आर्म्स लेंथ के ऊपर नहीं है ट्रांजैक्शन, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ट्रांजैक्शन। तो ये बात भी आप लिख देंगे कि जनाब रेंट फ्री में दिया जा रहा है, तो आर्म्स लेंथ के ऊपर नहीं है। क्या ऑडिटर को इस बात से मसला है कि आर्म्स लेंथ पे नहीं है?
हमें मसला सिर्फ ये डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो पहली बात मटेरियल है, दूसरी आर्म्स लेंथ के ऊपर नहीं है, तीसरी आपने डिस्क्लोज नहीं की। और अच्छा आपने ये बात हमें बताई भी नहीं, मैनेजमेंट ने बताई नहीं, अपॉन इंक्वायरी इट वाज हाईलाइटेड। तो डेफिनेटली आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। हम मैनेजमेंट से कहेंगे इसको डिस्क्लोज करें, और अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नॉन कंप्लाइंस है किस चीज़ की, IS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। आप ये ना भी स्टैंडर्ड का नाम पता हो, आप ये भी कह दो कि ये स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लाइंस है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। और ये चूँकि मटेरियल है तो इसका ना दिखाना मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी, सही है जी। बस ये वैल्यूएशन है आपकी। प्रोसीजर बताऊँ कहाँ लिखे हैं, प्रोसीजर लिखे हैं रिलेटेड पार्टी के आपके पेज 182 के ऊपर उसने लिखे हुए हैं। और क्या प्रोसीजर हैं, वैसे अगर सिचुएशन में भी देखें आप लोगों को ना याद हो तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हो कि इस मैटर को पहले हम जाके मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, ये एक सिंपल प्रोसीजर है। इंगेजमेंट टीम से कम्युनिकेट करेंगे और आप कहेंगे कि जनाब कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का आपकी डॉटर के साथ या कोई अरेंजमेंट है तो वो हमें दिखाएं। इंक्वायर करेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपने तय की हुई आपस में। फिर हम कहेंगे कि जनाब एक बात आइडेंटिफाई होगी, हो सकता है कि मज़ीद कुछ और बातें भी हों जो हमें मालूम करने वाली हों, तो इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि क्या अब आपने हमें सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बता दी हैं। इंक्वायरी हर चीज़ का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर के नाम से, इंक्वायर, एवेल्युएट, रिकैलकुलेट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, ठीक है। ये आप करोगे तो आप लोगों को पता चला। हर चीज़ जहाँ पे ना समझ आए वहाँ पे इंक्वायर का वर्ड तो लिख ही दो ना यार, है ना। अच्छा अब आप ये भी पूछेंगे कि क्या आपने उस फेयर वैल्यू आपको पता है, मैनेजमेंट इंक्वायर करेंगे कि उस रेंट की, उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या है रेंट की जो मार्केट में चल रही है, वो भी आप पूछेंगे मैनेजमेंट से। और क्या पूछेंगे कि क्या इसको किसी बात को जो हमें पता चली है डायरेक्टर्स ने ऑथराइज़ किया हुआ है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है एक प्रोसीजर तो मस्ट है कि जनाब इस बात को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज़ किया हुआ है, मालिकों को पता है इस बात का कि आप अपनी बेटी को फ्री पे घर दिया हुआ है। और आपके इंटरनल कंट्रोल इतने वीक कैसे थे कि आपने निकाल ही नहीं पाए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये बात पूछेंगे उनसे, अगेन इंक्वायर करेंगे। और तो ये 2-3-4 बातें आप कर सकते हो। और अगर नॉन डिस्क्लोजर अपीयर्स इंटेंशनल तो कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं बुक के अंदर ना, आप अगर कंपेयर कर रहे हो बुक तो बात लिखी हुई है इसमें। अगेन क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन, इवन आपको कुछ बातें अगर क्लिक ना भी हों तो प्रोसीजर्स तो आप लिख पाओगे और बुक के अंदर से लिख पाओगे। तो 30 नंबर का पेपर है, बड़ा सिंपल। अब अगला 4th क्वेश्चन है ना, वो भी बड़ा सिंपल। अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा, कल मैंने परचेज सिस्टम बताया था ब्रदर, हमने परचेज सिस्टम पढ़ा था, तो इन्वेंट्री का परचेज सिस्टम के ऊपर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी और 6 वीकनेस वो कहता है आइडेंटिफाई करें। चलें क्वेश्चन पढ़ें, फिर मैं इसको आपके साथ थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि आपके साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते ही आपको वीकनेस निकाल देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है। CL इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ असेंबलिंग मोटर बाइक्स। हम मोटर बाइक्स को असेंबल करते हैं। CL हैज़ अ फुली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल जैसा उसका। यू हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज का सारा सिस्टम। परचेज का सारा सिस्टम क्या है कि यार एक परचेज ऑर्डर बनता है जिससे पहले रेक्विजिशन बनाते हैं कि जनाब हमें सामान चाहिए कोई बाहर से मंगवाने के लिए। परचेज रेक्विजिशन के बाद हम सप्लायर जो है उसको क्या करते हैं, अच्छा प्रोसीजर आपको पता हो तो वीकनेस निकाल सकोगे, वैसे नहीं निकाल सकोगे। एक रेक्विजिशन बनाते हो, फिर देखते हो कि मार्केट में सबसे अच्छा सप्लायर कौन सा है, उससे सबसे अच्छा रेट कहाँ से मिल रहा है, कोटेशन लेते हो उनसे। कोटेशन के बाद आप सबसे अच्छा 2-3-4 बंदे आते हैं, जनाब हमसे सामान ले लें, हम आपको सस्ता देंगे। 2-3-4 लोग आपको कहते हैं ये रेट है, रेट का कंपैरिजन करके एक समरी बनाते हैं, उसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं,
फिर आप परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं, जिस बंदे को आपने सेलेक्ट कर लिया उसके नाम का एक परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं, सामान ख़रीदने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर आपके पास सामान और ये सारी चीज़ों के दौरान परचेज़ ऑर्डर को कोई बना रहा है तो कोई अप्रूव भी कर रहा है, कोई ऑथराइज़ भी कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी चल रही हैं, सही है, ये प्रोसीजर है। और फिर सामान आपके पास आ गया तो इनवर्ट गेट पास बनता है, जो गेट से सामान अंदर होना, उसने एक पर्ची दी कि जनाब ये सामान आपने रिसीव कर लिया तो साइन कर दें, उसको गेट पास कहते हैं। अंदर सामान आ गया, साथ उसकी एक क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है कि जनाब हमने जो है ना ये सामान आप तसल्ली कर लें, सामने पड़ा आपके, ये इसकी क्वालिटी रिपोर्ट है, हमने फ़लाँ लेबॉर्ट्री से लेके आए हैं, ये भी चेक कर लें, सामान में कोई मसला नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है कोई भी सामान। ये चीज़ें अच्छी कंपनी के प्रोसीजर्स या अच्छे कंट्रोल्स में होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें एब्सेंट होंगी इसमें से। और फिर और क्या आता है, फिर जनाब आप जो है वो IGP इनवर्ट गेट पास और इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख के अकाउंट ऑफिसर के पास ले जाते हो, वो उसका क्या डालता है, GRN डालता है, फिर सिस्टम में एंट्री कर देता है, अकाउंट्स पेबल बुक कर लेता है, और अगेन सेग्रीगेशन ड्यूटी से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो कोई ऑथराइज और अप्रूव भी कर रहा है उसको, ठीक है, उसको चेक कर रहा है। और फिर रेट की लिस्ट जो है ना, जो आपने जिस बंदे से आपने लिया उसकी रेट की लिस्ट भी आपके पास मौजूद होती है कि भाई इस बंदे से इतने का सामान हम लेते हैं और मैक्सिमम मार्केट में ये रेट चल रहा है, ये लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। फिर GRN के बाद क्या आता है, सिस्टम में एंट्री डल गई तो सप्लायर ने 2-3 दिन बाद इनवॉइस भी भेज दिया आपको, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के हमने फाइल में लगा दिए, सिस्टम में वही एंट्री बुक कर दी जो आपने पढ़ी है, परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। CL is engaged in the business of assembling motorbikes. CL has a fully integrated computer software. You have been given responsibility for reviewing internal controls related to purchase. In this respect, you have gathered the following information. Approved supplier list is maintained. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात लिखी है इसने। The list was last reviewed for changes 2 years ago. 2 साल पहले आपने लिस्ट को रिव्यू किया था, तो इससे क्या वीकनेस क्या निकलती है, हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, रिक्वायरमेंट देखो, फटाफट रिक्वायरमेंट देख लो कि क्या करना है, 6 वीकनेस निकालनी है, उससे क्या असर पड़ेगा और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, ये बताना है। तो आपने 2 साल से सप्लायर की लिस्ट ही अपडेट नहीं की, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कोई अच्छे सप्लायर की आप वही सप्लायर उठाते थे, वो जो पुरानी लिस्ट है उसी से उठा के सामान ऑर्डर कर देते थे, ठीक है। अभी उसने ये भी तो नहीं लिखा कि हम कोटेशंस लेते हैं फलां काम का, सप्लायर की एक लिस्ट है, भाई हम इनसे सामान खरीदते हैं, 2 साल पुरानी है, हो सकता है कोई अच्छे सप्लायर मार्केट में आए हो, आपने मिस कर दी हो। लिस्ट अपडेट करना ज़रूरी है ना कि जनाब रेट फलां बंदा 100 रुपये की दे रहा है चीज़, तो अच्छे सप्लायर और अच्छी क्वालिटी वाला एक बंदा 90 रुपये की भी देता है, आपने तो लिस्ट ही अपडेट ही नहीं की, छोड़ गया हो, हाँ जी वो बंदा। लेकिन अगर लिस्ट में आ रहा है तो हो सकता है आपका उसके साथ कारोबार चल भी रहा हो, छोड़ भी गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो मेजर बात है वो क्या है कि आप अच्छे सप्लायर मार्केट में जो अपडेट्स हैं वो मिस कर दो। तो वीकनेस क्या है कि जनाब 2 साल पहले सप्लायर की लिस्ट अपडेट की, ये वीकनेस लिख दोगे, और इससे क्या होगा, आप कोई न्यू या कॉम्पिटेंट सप्लायर्स जो आ रहे हैं, हो सकता है वो 2 सालों में आए हो, आपने मिस कर दी हो, फिर आप क्या करोगे, आप उसको रिकमेंड करोगे जनाब सप्लायर की लिस्ट को रेगुलरली अपडेट किया करें। बस एक वीकनेस, एक उसका इम्पैक्ट, और आपने सजेशन देने के बाद आपको 2 नंबर मिल गए, ठीक है, 5 रहेगी पीछे। फिर आप आगे पढ़ो, हाउएवर ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड एनी सप्लायर हुज परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इज टाइमली रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो हम रिमूवल कर देते हैं, अपडेट नहीं करते, ठीक है। अच्छा आगे कहता है जी, एज ए कंट्रोल मेजर द लिस्ट इज एक्सेप्टेबल एंड एडिटेबल ओनली बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। भाई परचेज डिपार्टमेंट में 6 बंदे हैं, हर बंदा उसको एडिट कर सकता है, तो कोई एडिट करेगा, हो सकता है एक बंदा मेरी तरह का हो, एक बंदा जो है वो BCom कर रहा हो, एक, तो हर बंदे को एडिट करना मतलब हर बंदे को आप इक्वली कॉम्पिटेंट समझ रहे हैं। हाँ, वो बीच में अपनी साइंस लड़ा दे कोई परचेज ऑर्डर के दौरान, तो फिर सब लोग उसको बना सकते हो, लेकिन एक बंदा उसको अप्रूव करने वाला हो, ठीक है, अथॉरिटी हो कि जनाब आप इसके बाद इसको एडिट करना तो मेरे पास लेके आना, मुझे दिखा के आपने आगे भेजना है, ये बात। तो अब वीकनेस क्या है कि सप्लायर लिस्ट को हर बंदा ही एडिट कर पा रहा है, तो चेंजेस क्या होना चाहिए, तो मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, इससे बुरा असर क्या पड़ेगा। हाँ, कोई भी बंदा उसको चेंज करेगा, कोई एरर होगा,
तो नोटिस में नहीं आएगा, जो आपका मैनेजर है उसके नोटिस में बात नहीं आएगी। फिर कहते हैं कि जनाब हमारी रिकमेंडेशन आपको ये है कि सप्लायर लिस्ट को सिर्फ 1-2 बंदों को एडिट करने की इजाज़त होनी चाहिए। सप्लायर लिस्ट को सिर्फ 1-2 बंदों को एडिट करने की इजाज़त होनी चाहिए, चेंजेस करने की इजाज़त सिर्फ 1-2 बंदों को होनी चाहिए। और हाँ, सप्लायर लिस्ट को भी एक बंदे को अप्रूव करना चाहिए, अथॉरिटी जो है ना उसको भी सप्लायर लिस्ट ऑथराइज पर्सन को अप्रूव करना चाहिए। और फिर अगेन 2 नंबर और मिल गए। आगे कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ CL जनरेट्स एंड न्यूमेरिकली सीक्वेंस्ड परचेज रिक्विजिशन। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा कंट्रोल है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम रीचेस रीऑर्डर लेवल, PL इज इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्डेड विद इन द CAS टू द PD। CAS का मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भेज दी जाती है। फिर जनाब अभी हमने पढ़ा ऊपर एक और बात हम मिस कर गए, कोटेशन नहीं लेनी सप्लायर से, है ना। कोटेशन वाली बात तो लिख सकते हैं हम, भाई हमें पता है, हमने परचेज का सिस्टम पढ़ा है। कोटेशन आप लेते नहीं है तो कोटेशन ना लेना एक वीकनेस है। और अगर कोटेशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, प्राइस वेरिएशन आती है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह कि आप हो सकता है एक आपका दोस्त सप्लायर हो, वो आपको महंगा दे रहे हो, आप महंगे खरीद लो। 3-4 बंदों से आप नहीं वास्ता नहीं पड़ेगा तो आप अच्छी प्राइस नहीं ले सकते, तो हो सकता है आप हायर प्राइसेस पे कर दो। ये आप पे असर हो सकता है इस बात का। और ये भी असर हो सकता है कि आप जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलने हो वहाँ पे आप ना क्लेम कर पा रहे हो, क्योंकि एक ही तो सप्लायर है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, कोटेशनें आप ले ही नहीं रहे। तो रिकमेंडेशन क्या है भाई, कोटेशनें लेनी चाहिए कम से कम 2-3-4 बंदों से। और डिस्काउंट्स को भी देखते रहो, जहाँ से अच्छा डिस्काउंट मिलता है, कंपनी को फ़ायदा होता है, ज़रूर दिलवाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है। आगे कहता है जी अच्छा अब बताओ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कहीं नज़र आ रही है आपको? कैसे नहीं नज़र आ रही? देखो क्या लिखा, फॉर ऑल रेगुलर एंड रूटीन ऑर्डर्स PD रिव्यूज़ द PR मतलब परचेज रिक्विजिशन एंड सिलेक्ट्स अ सप्लायर फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। परचेज ऑर्डर भी बन जाता है और जनरेट हो जाता है सिलेक्टेड सप्लायर से। पुरानी लिस्ट उठाई, वहीं से एक बंदे ने PO बनाया, एक बंदे ने जनाब लिस्ट चेक की, रेट लगाया और परचेज ऑर्डर भी बना दिया, परचेज रिक्विजिशन भी बना दी। कहीं लिखा है इसने कि कौन बंदा क्या कर रहा है? हो सकता है कि एक बंदे को भी इजाज़त है कि वो परचेज रिक्विजिशन बना दे, परचेज ऑर्डर बना दे, उसको कौन देख रहा है? कोई बात लिखी है ये कि उसको कोई ऑथराइज़ कर रहा है, उसको कोई चेक कर रहा है कि जनाब परचेज ऑर्डर में कोई गलती तो नहीं है? कौन चेक कर रहा है? कोई भी नहीं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि कोई कॉम्पिटेंट बंदा उसको रिव्यू नहीं कर रहा। तो ये आपकी वीकनेस है। और उससे क्या होगा कि हो सकता है गलतियाँ हो जाएँ। इससे असर ये होगा कि गलतियाँ हो जाए, क्वांटिटी या वैल्यू के अंदर कोई गलती हो जाए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि सारी परचेज रिक्विजिशंस को स्टोर मैनेजर को ऑथराइज़ करना चाहिए कि वो बंदा उस पर साइन करे। जो भी बनाए परचेज रिक्विजिशन तो एक स्टोर मैनेजर उससे साइन करवाएं कि जनाब आपने अच्छी तरह देख लिया। और सर्टन ऑर्डर मतलब बड़ी बड़ी परचेज ऑर्डर्स भी आप बना लेते हैं और छोटे छोटे परचेज ऑर्डर्स भी आप बना लेते हैं। कंपनी को 5 मिलियन का सामान चाहिए हो तब भी वही बंदा बना देता है, कोई उसको देखता नहीं। कंपनी को 500 का सामान चाहिए तब भी वही बंदा बना देता है और कोई देखता नहीं उसको। तो कोई लिमिट नहीं सेट की हुई कि भाई इतने बड़ी अमाउंट है, अगर इसका सामान ख़रीदना है तो मेरे से लाजमी इजाज़त लेनी है। भाई जिसका पैसा लगा है उस डेफिनेटली वो कहेगा भाई इतनी ज़्यादा पैसे खर्च करना है तो मेरे से इजाज़त लेनी है। तो इजाज़त लेने वाला यहाँ पर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। ठीक है कि अगर कोई बड़ी अमाउंट की चीज़ें ख़रीदनी है तो इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक है, और एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन हमारी। ठीक है, आगे फॉर लार्ज और आउट ऑफ ऑर्डिनरी परचेज टेंडरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय टेंडरिंग। अच्छा कहते हैं लार्ज आइटम्स के लिए हम टेंडरिंग प्रोसेस करते हैं। टेंडरिंग प्रोसेस मतलब कोटेशनें लेते हैं। और आप कोटेशनें नहीं लेते बल्कि न्यूज़पेपर में मशहूरी कर देते हैं और उससे लोएस्ट प्राइस आप ले लेते हैं। तो कोटेशनें तो फिर भी नहीं आप ले रहे। ठीक है, हो सकता, लेकिन आप स्टिल आप कह सकते हैं स्मॉल ऑर्डर्स के लिए नहीं आप ले रहे। ठीक है, जब आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करोगे तो उससे कहोगे कोटेशनें न्यूज़पेपर में देना भी अच्छा है लेकिन कोटेशनें भी लें, और स्मॉल ऑर्डर्स के लिए तो लाजमी लें। तो आपके पास कहीं क्वालिटी
या इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बात कर रहे हो, तो वो कौन देखेगा? सामान अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आ ही जा रहा है, प्राइस फोकस होकर देख रहे हैं कि जनाब बस जहाँ पे प्राइस नज़र आई ना, प्राइस की अपडेट्स कोटेशनें भी नहीं ले रहे, और सामान आ रहा है सही है बुरा है, उसकी रिपोर्ट क्वालिटी चेक कोई भी नहीं है। क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी हाँ आप कोई नहीं चेक कर रहे कि जनाब वो सप्लायर की हिस्ट्री कैसी थी, वो अच्छा सामान बेचता था कि नहीं बेचता था, आप ये चीज़ चेक ही नहीं कर रहे। तो उससे क्या होगा, आप ये भी चेक नहीं कर रहे कि भाई सप्लायर को हमने 10 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया, उसके पास इतनी हिम्मत भी है कि वो 10 लाख की चीज़ें हमें दे देगा, इतनी कैपेसिटी भी है कि नहीं। कल को हमने एक सामान ख़रीद के बना के अगले बंदे को देना है, तो उस बंदे को तो हमने 10 लाख का ऑर्डर दे दिया हुआ है, उससे तो उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, हमने चेक ही नहीं की, और आगे हमने ऑर्डर लेट हो गया हमारा जिसको हमने सेल करना था। ठीक है, तो बड़ी क्वालिटी के इश्यूज आ जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वो कहता है कि सप्लायर्स को क्वालिटी के लिए स्क्रीन करना चाहिए। ठीक है, सप्लायर्स को देखना चाहिए कि किसकी क्वालिटी अच्छी किसकी बुरी, और उनसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स मंगवानी चाहिए, क्वालिटी रिपोर्ट्स मंगवानी चाहिए। और ये भी चेक करें कि सप्लायर के पास कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो आपका ऑर्डर पूरा कर पाएगा कि नहीं, ये चीज़ आप चेक कर लिया करें। अच्छा, आगे अब अगला क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं बातें। क्वेश्चन 5A। अच्छा, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, प्लानिंग चैप्टर मेरे ख्याल 3 है, कौन सा रिस्क असेसमेंट वाला और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला बेसिकली ज़्यादा है, वो फ्रॉड वाला चैप्टर। उसके अंदर ना वो कहता है कि 3 चीज़ें हैं फ्रॉड करने की ना, या तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या इंसेंटिव हो सकता है, या प्रेशर हो सकता है, या रैशनलाइजेशन हो सकती है। ये 3 मुश्किल वर्ड यूज़ करता है वो। और फिर उसके आगे उसने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ कब कब होती हैं, तो प्रेशर कब कब होता है आप में। तो ज़्यादा अगर मोटी मोटी बात याद रखें ना, तो अपॉर्चुनिटी से मुराद ये होता है आपको पता है कि कंपनी में फ़लाँ कंट्रोल का मसला है, यहाँ पे तो कोई कैश उठा के ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फ्रॉड करने की। इंसेंटिव और प्रेशर से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आपको तो पता है कि आपने एक बैंक से लोन लिया हुआ है 10 मिलियन का, ठीक है, और बैंक कहता है कि अगर आपकी सेल या आपकी कैश फ्लो बेहतर ना हुआ तो हमने आपसे लोन मज़ीद आपको लोन नहीं देना। तो आपके ऊपर प्रेशर है कि जनाब आपने लाजमी सेल बढ़ा के दिखानी है ताकि आपको लोन मज़ीद मिल सके। तो आप फ्रॉड करोगे, लाजमी आप फ्रॉड करोगे या ओवरस्टेट करोगे सेल्स को। इंसेंटिव हो सकता है कि जनाब, प्रेशर की एक और एग्जांपल देता हूँ, सेल इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल है कि जनाब सेल वाले लोगों को टारगेट दिया हुआ है, अगर इतनी सेल ना हुई तो इस दफ़ा बोनस नहीं मिलना, तो वो फिर लाजमी कोई ना कोई अकाउंट्स वालों के साथ मिलके फ्रॉड करेंगे कि भाई ज़्यादा सेलें शो करा दो, सेल ज़्यादा शो करा दो। अब रैशनलाइजेशन क्या है? करैक्टर, कुछ लोगों का करैक्टर ऐसा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लाजमी फ्रॉड करते हैं। उसमें मतलब कैरेक्टर ऐसा है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो थेफ्ट करेंगे। और ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स उसने बुक में लिखी हुई हैं। वो भाई पेज कौन सा? 56 57 है ना? हाँ, इसकी बातें लिखी हुई हैं उसने। तो आपको क्वेश्चन उसने उसका इस तरह टेस्ट किया, कैसे भला? क्वेश्चन 5A में वो कहता है, यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ NFL फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। NFL इज इन द बिजनेस ऑफ वैरायटी footwear products. Your review of the last year working papers and initial meeting with NFL managers have revealed the following: कि due to a high influx of low price Chinese products in the market, NFL has been experiencing a decline in the customer demand and high degree of competition. भाई बड़े हालात ख़राब हैं, बाकी लोगों के पास जो है ना, कस्टमर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास मज़ीद नहीं, हमें सामान चाहिए, हमारी सेल गिरने का ख़तरा है। तो सेल्स मैनेजर को कहा गया कि भाई टारगेट पूरे करो, नहीं तो जनाब आपका अप्रेजल से मुराद होती है अगली दफ़ा आपकी वो सैलरी बढ़ने वाली बात आएगी ना, उसके फॉर्म फिल होंगे ना, तो आपकी सैलरी कोई नहीं बढ़नी। तो सेल्स लेके आओगे, काम लेके आओगे तो सैलरी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये थ्रेट दिया जा रहा है उनको, प्रेशर है उनके ऊपर,
ठीक है, यहाँ पे आप उनको कोई प्रेशर है। ऑल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन, ह्यूमन रिसोर्स के हर पॉलिसी डिसीजन सीईओ लेता है। अकाउंटिंग वाले मसाइल भी सीईओ देखता है, तो उसके लिए कौन होना चाहिए? सीएफओ होना चाहिए। तो हम उसको, वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बताएं आप क्या हैं। तो भाई सबसे पहले तो प्रेशर वाली बात करोगे आप कि प्रेशर है कि सेल बढ़ाई जाए। अच्छा, एक दो तीन बातें आप निकाल सकते हो कि जनाब सेल वाले बंदों को एक प्रेशर है कि उनको लाजमी सेल बढ़ानी ही बढ़ानी है। तो हो सकता है कि वो फेक सेल्स को रिकॉर्ड करें या ज़्यादा सेल को रिकॉर्ड कर ओवर स्टेट करके इस प्रेशर में ज़्यादा सेल शो कराने की कोशिश करें और फ्रॉड करें। और दूसरी बात आप कह सकते हो, हम आपको अगर साथ साथ आंसर सोल्यूशन के साथ भी लेके चले ना, तो क्वेश्चन 5A का आंसर क्या है? वो कहता है कि प्रेशर किसके ऊपर है? सेल्स मैनेजर के ऊपर, कि आपने लाजमी सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, तो आप हो सकता है फ्रॉडुलेंटली फेक सेल्स रिकॉर्ड करो और टारगेट्स पूरे करो। ठीक है, और हाँ, और कस्टमर डिमांड भी तो फॉल कर रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। वो कहता है कि जनाब कस्टमर्स की डिमांड डिक्लाइन कर रही है, हो सकता है मैनेजमेंट प्रेशर में हो कि फिक्टिशियस या क्या कहते हैं एस्टिमेटेड सेल मज़ीद रिकॉर्ड कर ले, वो फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर ले, मतलब अंदाजे से मज़ीद सेल्स रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, मैनेजमेंट भी प्रेशर में हो सकती है। और अब देखो सीईओ सारे डिसीजंस कर रहा है, वो कहता है कि जनाब एचआर के डिसीजन एचआर वाले बंदे को करने चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट से मुराद है कि अकाउंटिंग की बातें चल रही हैं, अंदाजे लगा रहे हैं अकाउंटिंग के, सीईओ के पास उतना नॉलेज नहीं है, इसको सीएफओ को ये फैसले करने चाहिए। ठीक है, और अगर सारे फैसले सीईओ ही करेगा तो उसके पास ही सारा इख्तियार है कि वो जिस तरह मर्जी चीज़ों को लेके चले, सही लेके चले या गलत लेके चले, वो ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल्स को और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, एक बात तो ये कि सारे डिसीजन जब सीईओ करेगा तो क्या होगा, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरी बात आप अलहदा से वो कह रहा लिख सकते हो कि जनाब अकाउंटिंग के फैसले सीईओ कर रहा है तो उसको सीएफओ को करना चाहिए। ठीक है, सीएसओ की एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में है ना, तो फिर भी फ्रॉड क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टीमेट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू होता है। डेप्रिसिएशन है, आपने 100 रुपये की रिकॉर्ड किया, हो सकता है मैं 1000 की कर दूँ, कोई पूछने वाला थोड़ी है। प्रोविज़न है, मैं लगाऊँ हमारे अंदाजे के मुताबिक 1000 रुपये है, सीईओ कहता है नहीं 10,000 रुपये है, तो पूछने वाला है। वो सीएफओ को बात पता है कि जनाब अकाउंटिंग एस्टीमेट से हैं, उसकी कोई बेसिस होती हैं, पहले लॉयर से पूछा जाता है कि जनाब हमारे अंदाजे के मुताबिक या दोनों के अंदाजे मैच करके ये प्रोविज़न रिकॉर्ड की जाती है। तो ये बातें। अच्छा, अब आपका लिखा हुआ है जी कि एक्शंस, ये भी एक्शंस भी लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए इसमें? ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग था, मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा हुआ था, मुझे नहीं लगता ये बुक के अंदर इसका आंसर है। डिस्कस द एक्शंस, जो आप अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आप क्या एक्शंस लेंगे। ये बात नहीं लिखी हुई तो आप वैसे भी बता सकते हो उसको। क्या बता सकते हो कि जनाब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करें, और क्या करें, बड़ी अच्छा कॉम्पिटेंट स्टाफ रखें और उनको अच्छी तरह सुपरवाइज करते रहें कि ऐसे कोई मसाइल पैदा ना हो, ताकि और एंटिटी के कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करें और उस पर इम्प्रूवमेंट की सजेशन दें और उसमें रिस्क आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और अपनी मटीरियलिटी लेवल को बढ़ाएं। अगर आपको लगता है ज़्यादा फ्रॉड है तो मटीरियलिटी लेवल को रिवाइज करने की कोशिश करें। तो ये 2 3 4 बातें भी लिख देंगे तो नंबर आ जाएंगे। कुछ बातें अगर बुक में नहीं भी हैं तो आप अपने थोड़े से माइंड से लिख सकते हैं। अच्छा, अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट का, आप देखो आप लोग मुझे उम्मीद है कि सॉल्व कर पाओगे इसको। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए देखो, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 जनवरी की, उसमें इन्वेंट्री है 26 मिलियन, प्रॉफिट कितना है 130 मिलियन। पार्ट ए में आप मेरे साथ है ना। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए में वो कहता है कि हमारी इन्वेंट्री है 31 जनवरी हमारा ईयर एंड है, इन्वेंट्री हमारी 26 मिलियन है। ठीक है, परचेज वो की गई थी 1 जनवरी पे, मतलब ईयर एंड के दौरान ही कर दी थी। ठीक है, एक कस्टमर के साथ। अब हमने स्पेशली उस कस्टमर के लिए लेके रखा था वो सामान, फॉरेन कस्टमर था। हुआ ये कि अब जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ गई उस कंट्री में, मतलब हाँ, उस कंपनी में है ना वो बंदा
इंपोर्ट करेगा हमसे, हम एक्सपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट करेगा, तो वो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन आ गई। अब वो कहता है मैंने सामान नहीं लेना। फिर इन्वेंट्री के बारे में आप उसको बताएंगे कि जनाब ये तो प्रॉफिट 130 मिलियन है इन्वेंट्री। अच्छा अब बताओ 26 मिलियन की इन्वेंट्री है, प्रॉफिट 130 मिलियन का है, सवाल 18 नंबर का है। करना क्या है, प्रोसीजर्स बताने हैं और ऑडिट रिपोर्ट बतानी है इस पे इम्पैक्ट। तो 4 नंबर का कम से कम ऑडिट प्रोसीजर होंगे और 5 नंबर के ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन होगी हर सवाल, कम से कम 9 नंबर का एक पार्ट है। तो आंसर करने का तरीका सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में बात लिखी, अब कुछ भी नहीं, सब आपने खुद करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कहना है कि जनाब प्रोसीजर्स देखें, प्रोसीजर अप्लाई करने का तरीका देखें जी। मैनेजमेंट के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, इंक्वायर करेंगे कि जनाब आपका उस फॉरेन कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दे दें, पहली बात। दूसरी बात क्या, हम देखेंगे कि जनाब देखो प्रोसीजर्स इंक्वायरी ही होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और डॉक्यूमेंट्स देखना होते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि जनाब अच्छा अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट से गलत टाइम पे एग्ज़िट हो जाते हो तो क्या आपको कोई पेनल्टी डैमेजेस वगैरह पे होंगे? डेफिनेटली आपको पे होंगे। तो वो टर्म्स स्पेसिफिकली रिव्यू करें कि क्या हमें कोई पैसे मिल सकते हैं इसके अगेंस्ट। फिर आप क्या देखेंगे कि जनाब ये स्पेशलाइज्ड ऑर्डर था कि इन्वेंट्री सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होनी थी। आप ये देखें कि क्या ये इन्वेंट्री कहीं और इस्तेमाल हो सकती है। हमने पॉसिबल देखना है कि अल्टरनेट तरीक़ों से कि क्या ये चीज़ जो है ये ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, इन्वेंट्री कहीं और यूज़ हो सकती है। और अगर ये इन्वेंट्री कहीं और यूज़ नहीं हो सकती या हो भी सकती है तो इसकी NRV टेस्टिंग करें, क्योंकि अब तो ये इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है। अगर ये कहीं और यूज़ भी होनी है तो स्पेशलाइज तो नहीं यूज़ होगी, अमेंड होके होगी। और जब NRV की वर्किंग मैनेजमेंट दे तो उसको रिकैलकुलेट कर लें। ये सिंपल से प्रोसीजर हैं जो आप सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की बात क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे ये चीज़ मटेरियल है और मटेरियल है कि नहीं है। मटेरियल है तो फिर ये कितने % है और ये मटेरियल है या परवेसिव है। तो आप लिखोगे कि फॉर एग्जांपल इसमें इस क्वेश्चन में ये 20% ऑफ मटेरियलिटी है, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो आप उसको कहोगे कि जनाब हमें पता है कि परवेसिव इफेक्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परवेसिव इफेक्ट्स आर दोज दैट आर नॉट कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस एंड इफ कन्फाइंड इट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स इट इज़ फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या मुराद है कि जनाब नॉट लिमिटेड टू सिंगल अकाउंट, ऐसे इफेक्ट्स हैं कि अगर किसी कंपनी का रिसीवेबल भी ख़राब, इन्वेंट्री भी ख़राब, सेल भी ख़राब, परचेज भी ख़राब, तो फिर ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट जा रहा है किसी चीज़ का, तो इन्वेंट्री ख़राब है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख़राब होगी? परचेज। और बैलेंस शीट में कुछ ख़राब होगा? सिंगल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट है इसका, ठीक है। और पहली बात तो परवेसिव वाली ख़त्म होगी कि इट डज़ नॉट अफेक्ट ऑन द मल्टीपल अकाउंट्स। फिर इफ़ सो कन्फाइंड इफ रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन, तो 20% शो कर रहा है सिर्फ, ठीक है, सब्सटेंशियल पोर्शन भी नहीं है और डिस्क्लोजर के इफेक्ट भी नहीं है। तो आप उसको कहोगे कि यार ये मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, ठीक है, तो ये क्योंकि ये एक सिंगल अकाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड है इसकी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर आप क्या कहोगे कि जनाब अगेन अब कितने नंबर का ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन कितने नंबर का होगा इस पार्ट का? 5-6 मार्क्स का। तो आप क्या लिखोगे? हम मैनेजमेंट से कहेंगे मैनेजमेंट आपने NRV टेस्टिंग परफॉर्म कर ली है। वो कहेंगे हाँ जी कर ली है। हमने कहा अच्छा NRV टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया तो लाएँ दिखाएं। वी विल डिटरमिन दैट whether you have made adjustment of NRV. Even if you made that adjustment, we will give unmodified opinion, but still we will consider this to be a key audit matter if हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व है। देखो एक सिचुएशन ख़त्म हुई, 2 नंबर मिले। फिर आगे फिर क्या कहोगे? अगर ये चीज़ हमें नज़र आती है कि जनाब NRV टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं शो कर रही, कहीं इन्वेंट्री कहीं और भी यूज़ हो पा रही है, होता है ना, सारी बातों का नतीजा ये भी निकल सकता है ना कि ये चीज़ इन्वेंट्री
क्लियर है, ठीक है, कहीं और भी इस्तेमाल हो सकती है। तो वो कहता है कि जनाब स्टिल ये हो सकता है मटेरियल ना हो, लेकिन इसको लिस्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स में शामिल कर लेना इस इवेंट को, ठीक है। लेकिन तीसरी बात, अगर मैनेजमेंट को हमने कहा, देखो लास्ट कंडीशन क्या होती है, मैनेजमेंट इनकार कर दे, हमने कहा एनआरवी की एडजस्टमेंट डालो, मैनेजमेंट ने कहा नहीं डालनी, फिर मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की, फिर हम अपनी, देखो यहाँ पे वो बातें ऐड करना, अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और सर ये तो हमारे प्रोसीजर्स हो जाएंगे, तो सिर्फ रिपोर्ट पे एप्लीकेशन पूछ रहा बिल्कुल रिपोर्ट पे एप्लीकेशन पहुँच रहा है, आप कभी भी रिपोर्ट की तरफ डायरेक्ट फिर भी नहीं जाओगे, ठीक है। ऑल्टरनेट प्रोसीजर से वेरीफाई करोगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर को देखोगे, और फिर क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दोगे, ठीक है। और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में बताओगे रीजंस फॉर क्वालिफिकेशन, क्यों क्वालिफाई किया, क्योंकि इन्वेंट्री की एनआरवी एडजस्टमेंट मैनेजमेंट को हमने कहा था, उसने नहीं डाली। अब रिपोर्ट का क्वेश्चन क्लोज होगा, और ये सारी बातें आप लिखोगे तो नंबर कहीं से नहीं कटेंगे। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट बी भी देख लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस किए आज हमने। क्वेश्चन 2, अच्छा ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे भला, क्लिक हो जाएगा फटाफट, गोइंग कंसर्न की बात होगी ना तो फटाफट क्लिक हो जाएगा आपको। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एसएल मैनेजमेंट इन्फॉर्म दैट ऑडिट टीम, मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया ऑडिट टीम को कि लार्जेस्ट कस्टमर जो है ना हमारा, जिसको हम 70% सेल करते हैं अपनी टोटल सेल का, अगर 100 रुपये की टोटल सेल 70 रुपये किसी को करते हैं, तो उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने जा रहा है, और कस्टमर कहता है मैंने मज़ीद आपके साथ ख़रीदारी नहीं करनी, तो हमारा गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया। लेकिन मैनेजमेंट होपफुल है कि हमें मिल जाएगा ये चीज़। तो गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स क्या होंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे क्या कि आपकी क्या कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है उस कस्टमर के साथ, पहले तो ये इंक्वायर करेंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या आपके पास कोई और कंटिजेंसी प्लान है। देखो गोइंग कंसर्न के अजम्पशन में मैंने आपको बताया था फिंगर टिप्स पे कुछ बातें कि जनाब अगर तो पहले तो ये कहेंगे कि जनाब इस बात से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, हो सकता है कि इससे मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा हो, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो क्या कर सकता है, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है ओवर गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो मैनेजमेंट से फिर हम क्या पूछते हैं कि क्या इस सिग्निफिकेंट इवेंट के लिए आपके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन है, कोई सोल्यूशन है। तो प्रोसीजर में दूसरी बात क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट क्या आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान है, कोई सपोर्ट अवेलेबल है, या कोई और कस्टमर है जिसको आप सेल कर पाएंगे और आप सर्वाइव कर पाएंगे। फटाफट ये नहीं कह दोगे गोइंग कंसर्न और ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई, ठहर के बात करेंगे, पहले उनसे इंक्वायर करेंगे, ठहर के इंक्वायर करेंगे कि क्या आपने अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट बना ली है। वो कहेंगे हाँ जी बना ली है। वो कहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब लूज़ हो गया है, तो क्या आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान है। वो कहते हैं कि जनाब क्या आपके पास, आपने मैनेजमेंट, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जनाब हमारा उसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, तो क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है अब आपकी। आप मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे कि जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बारे में क्या कहते हैं, कि जनाब क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्या हमारी क्या निगोशिएशंस चल रही हैं, वो मिनट्स में भी डिस्कस हुई होगी, वो भी चेक कर लेंगे आप। और क्या आपने कोई नया कस्टमर आइडेंटिफाई किया जिसको आप मज़ीद अपनी 70% सेल कर रहे हैं, तो अब आप वो पूरी कर पाएँ किसी और कस्टमर की तरफ जाके, ऐसा है। आप ये चेक करें कि जनाब अब फ्यूचर में आप ऑडिट तो कर पाए हैं 30 जून को, 30 जून के कोई बातें पता चली हैं, अब तो आप सितंबर में खड़े हैं रिपोर्ट देने पे, तो 3 महीने में कोई नई रिपोर्ट भी आ गई होगी, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट्स आ गए होंगे, कैश फ्लो फोरकास्ट आ गए, उसमें देखें कि क्या आपके सर्वाइवल के चांस नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो गोइंग कंसर्न असम्पशन इफेक्ट हुई है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ये नतीजा निकालेंगे आप सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद। फिर अब ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आ जाएं। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आप कहेंगे कि अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, ये हमने पढ़ा है, देखो हमने स्टेप वाइज पढ़ा था। अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और गोइंग कंसर्न भी है कंपनी,
तो हम मैनेजमेंट को कहेंगे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, लेकिन एक पैरा भी ऐड करेंगे हम आपका, क्या, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और उसके अंदर हम बताएंगे कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एक नोट डलवाया है, ऑडिट रिपोर्ट में तो हम कोई अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे, लेकिन उस पैरे के अंदर जिस तरह एम्फेसिस ऑफ मैटर में है, इस पैरे के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न के पैरे में हम बताएंगे कि जनाब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, उसका नोट नंबर 31, उसमें हमने बताया हुआ है कि कंपनी को इतना लॉस हो गया है, 70% की सेल्स उसकी फॉल हो गई हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में उसको मसाइल का सामना हो। उसके ख्याल में वो कह रहा है कि हम उससे रिन्यू कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी बातें हमने वहाँ पे लिखी हैं, ये पैरा और नोट का रेफरेंस आपको दे रहे हैं, वहाँ से जाके चेक कर लें। तो ऑडिट रिपोर्ट में आप ये पैरा लिखोगे और जो जिस जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बात लिखी है ना, उसका रेफरेंस दे दोगे। इसको कहते हैं नोट का रेफरेंस देना। और अब अगर मैनेजमेंट कहती है कि जनाब हमने कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं करनी, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा डिसएग्रीमेंट है आपसे, हम आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं और ये बात मटेरियल है और परवेसिव भी है अगर, तो हम आपको एडवर्स ओपिनियन देंगे। और तीसरी बात एक ही बचती है कि जनाब ये सारी बातों से हमें पता चला मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और आप गोइंग कंसर्न है ही नहीं, आपके गोइंग कंसर्न की बेसिस ही नहीं है, बल्कि आपके अकाउंट्स बनने चाहिए लिक्विडेशन बेसिस पे, क्लोजर बेसिस पे। तो फिर और आप कंपनी आपसे डिसएग्री करती है, फिर भी आप एडवर्स ओपिनियन देंगे, ठीक है। और आप मैनेजमेंट कहती है हमने असेसमेंट ही नहीं देनी, असेसमेंट देना भी ज़रूरी होती है आपकी, तब भी आप उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। तो ये बात है जी, ये बात लिखी हुई है स्ट्रेट उसके अंदर, बुक के अंदर स्टेप वाइज, ये बात में कोई चेंज नहीं है। जो रिपोर्ट वाली बात है ना गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग में, ये सेम बात लिखी हुई है बुक के अंदर, वर्ड बाय वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 7 और 8 और 9। जो 8 है ना वो है सिस्टम से रिलेटेड, आईटी कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड, और 9 है एथिक्स वाला। 7 क्वेश्चन को भी अगर 1 मिनट में हम देखें ना, तो इसमें है क्या, इस क्वेश्चन में है जी ऑडिट रिपोर्ट एक्सपेक्टेड टू बी साइन 10 मार्च, 10 मार्च को ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है। वो कहता है कुछ रीजंस ऐसी हैं जिसकी वजह से, अच्छा देखो ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है, मुझे लगता है सुन सुन के आप लोग ना थोड़े बोर हो गए। ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है 10 मार्च को। ये ऑडिट रिपोर्ट में हमने डेट डालनी थी। सीईओ कहता है मैं 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक क्या हूँ, मुल्क से गायब हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपने जितनी जितनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेनी है ना, मुझसे 4 तारीख को ले लेना। और तो नहीं सवाल में कोई और बात लिखी, या वो कहता है कि आप मुझसे 10 मार्च को मीटिंग करके वर्बल रिप्रेजेंटेशंस ले लेना। तो वो कहता है जनाब अब हम क्या करें। तो आपको कुछ ना कुछ बातें तो वैसे ही पता चल गई हैं बात पढ़ के ही। पहली बात क्या पता चली, बताएं पहली बात क्या पता चली। पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि जनाब सिंपल सी बात कि वर्बल रिप्रेजेंटेशन तो हम नहीं ले सकते, बिकॉज रिटन रिप्रेजेंटेशन इज़ मोर रिलायबल दैन वर्बल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात हम वैसे सिंपल लिख देंगे। और वो कहता है 5 मार्च को मेरे साथ 4 मार्च, मैं 5 मार्च से 15 मार्च तक अवेलेबल नहीं हूँ, मुझसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 4 मार्च को ले लो। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में याद रखें, वो हमेशा ऑडिट रिपोर्ट के करीब करीब साइन होती है। मतलब अगर 10 को ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है तो 8-9 को आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी साइन हो जाती है। अगर इसमें फ़र्क होगा ना दोनों डेट्स में, ऑडिट रिपोर्ट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट में, तो फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट हो 2 मार्च, ऑडिट रिपोर्ट की डेट हो 10 मार्च, बीच में 8 दिन में कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं ले पाएँ, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन उसकी ले ही ना पाएँ, तो हम करीब करीब ही रखते हैं इस डेट को। हो सकता है सीईओ बाहर चला जाए और 5 दिन में कोई ऐसा कारनामा हो जाए कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट है 2 मार्च और उसमें लिखा हुआ है कि जनाब हमारी कंपनी फ्रॉड से पाक है, ऑडिट रिपोर्ट 10 को साइन हो रही है, 8 मार्च को कोई हंगामा हो जाए और फ्रॉड निकल आए, ठीक है। तो दोनों की डेट साथ साथ होनी चाहिए। वो कहता है फर्दर मैटर्स कैन बी अराइज बिटवीन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट, तो इसलिए दोनों को सेम होना चाहिए और सीईओ का पॉइंट वैलिड नहीं है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात
ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी साइंड अनलेस रिटन रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन रिसीव। तो हम कहेंगे ऑडिट रिपोर्ट भी साइन नहीं करनी हमने। आप तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हम ऑडिट रिपोर्ट भी 10 को साइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक एविडेंस होता है, इसकी सपोर्ट के बगैर हम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करते। और अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो हम लिमिटेशन ऑफ स्कोप की बात करेंगे इसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि सजेशन क्या है फिर, वो कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कोई इतनी मतलब वो नहीं होती, आप कह लो कि अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो 120 दिन का टाइम है, फिर तो आपको इसका ध्यान रखना है, लेकिन इसमें एक्सटेंशन भी मिल जाती है, ठीक है, एक्सटेंशन भी मिल जाती है। और क्या कहता है वो लास्ट पे ये बात कहता है कि आप उसकी डेट को आगे ले जाएं, 16 मार्च को साइन करा लें ऑडिट रिपोर्ट, जब सीईओ आ जाएगा। एक ये काम कर लें, या आप सीएफओ से साइन करा लें, हाँ, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीईओ या सिर्फ क्या बाकी भी तो डायरेक्टर्स हैं, उनमें से किसी से साइन करा लें। सिंपल बात है सजेशन। तो ये पास्ट पेपर आपको उम्मीद है थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, पढ़ के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। कल एक और पास्ट पेपर हम करेंगे और फिर हम इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह क्लास में, ठीक है जी, ओके।